ये बात और भी बिगड़ जाती है जब मैं उस बारे में सोचती हूँ कि उन्होंने इसे कितना बड़ा चढ़ाकर शुगर कोट पेश करने की कोशिश की। एल्शा कहती है, लेकिन ठहरिए, मैंने अपनी शादी का जोड़ा अपनी पसंद से नहीं चुना था। मेरी सौतेली माँ ने राजधानी कैपिटल के एक मशहूर डिजाइनर से इसे मेरे लिए तैयार करवाया था। विल्बर्ट कहता है, क्या आपको यकीन है? आइसबर्ग कॉफी पीते हुए बोलता है, ठीक है फिर, फिलहाल के लिए सिर्फ बुनियादी नियमों, बेसिक रूल्स पर फैसला करते हैं। उसके बाद हम चारों कुछ देर के लिए शहर टाउन जाएंगे। फिर हमें शॉपिंग टाउन का सीन दिखाया जाता है जहां एल्शा एक लाल रंग की ड्रेस पहनकर खड़ी होती है जो उस पर बहुत जंच रही होती है। एल्शा बोलती है, मैं कैसी लग रही हूँ? विल्बर्ट कहता है, जब आप थोड़ी मेहनत करती हैं तो आप अच्छी दिखती हैं। एल्शा कहती है, ओह, क्या अभी आपने मेरी तारीफ की? तभी विल्बर्ट शर्मिंदा एम्बेरस होकर कहता है, इससे बस ये साबित होता है कि कपड़े वकाई एक इंसान की शख्सियत बदल देते हैं। आइसबर्ग कहता है, बिल्कुल बुरा नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विल्बर्ट उत्साहित एक्साइटेड होते हुए बोलता है। फिर वो अलग अलग ड्रेस ट्राई करती है और आइसबर्ग शॉपकीपर से अगली ड्रेस के लिए बोलता है। तभी एल्शा बोलती है, मुझे लगता है हमें अब यहाँ रुक जाना चाहिए। फिर एल्शा को सुबह के नाश्ते की याद आती है जहां आइसबर्ग ने कहा था, आपका वार्डरोब पूर्ण परिवार के लिए एक गंभीर मामला है और ये हमारे और हमारी संस्कृति कल्चर के बारे में सीखने का एक सुनहरा मौका भी है। उन्होंने यही कहा था जब वह सबको जबरदस्ती शॉपिंग पर लेकर आए थे। फिर एल्शा अपने सामने देखती है और देखकर बोलती है, कपडॉन का इतना बड़ा पहाड़, मैं हर रोज एक नया आउटफिट पहन सकती हूँ और सर्दी खत्म होने तक फिर भी नए कपड़े बचे रहेंगे। तभी ह्यूग उसके पास आकर उसे एक ड्रेस की तरफ खींचने लगता है, पर तभी विल्बर्ट की आवाज आती है, लेकिन ह्यूग, ये वाली ज्यादा बेहतर है, हमें कम से कम उसे एक इज्जतदार नोबल वुमन की तरह दिखना चाहिए। फिर उन दोनों के बीच एक ठंडा माहौल बन जाता है और अगले ही पल वो दोनों एल्शा को खींचना शुरू कर देते हैं। पर तभी आइसबर्ग पीछे से बोलता है, तुम उसे धर्म संकट स्पॉट में डाल रहे हो। फिर वो दोनों सॉरी बोलकर एल्शा को छोड़ देते हैं। तब जाकर एल्शा चैन की सांस लेती है। पर तभी आइसबर्ग कहता है, इसके अलावा ऐसी छोटी बात पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों ही खरीद सकते हैं। फिर वह दोनों तब तक मौन साइलेंट हो जाते हैं। फिर एल्शा आइसबर्ग से बोलती है, यह मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा है, हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। फिर आइसबर्ग कहता है, रूल नंबर 1, एल्शा, जिसे अब से इस घर की मालकिन कहा जाएगा, उन्हें हर गुफ्तागू कन्वर्सेशन में शामिल होने का पूरा हक है और उनकी राय ओपिनियंस का सम्मान रिस्पेक्ट किया जाएगा। हालांकि इस घर की मालकिन के तौर पर उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। भविष्य में मेरी गैर मौजूदगी में घर के सारे मामले आप ही संभलेंगी और उन मामलों के लिए शायद आपको हाई सोसाइटी की महलों गैदरिंग्स में भी जाना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब ऐसा हो तो आप अपने सबसे बेहतरीन रूप में रहें। एल्शा कहती हैं, मैं समझ गई। फिर आइसबर्ग अपने मन में सोचता है, इनकी माली समझ, फाइनेंशियल सेंस और रवैया एक ड्यूके की बेटी जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा वो अपने जज्बात इमोशंस बड़ी आसानी से जाहिर कर देती हैं। इनकी हर बात मुझे हैरान कर देती है। तभी एल्शा आइसबर्ग की तरफ देखती है जो उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। एल्शा कहती है, क्या कोई परेशानी है? उसे अपनी तरफ देखता पाकर आइसबर्ग का दिल एक सेकंड के लिए मनो थम सा फ्रीज जाता है, पर वो कहता है, कुछ नहीं। फिर विल्बर्ट कहता है, क्यों ना हम कुछ हार्ट्स तो पियन चुनें। फिर वो पूरा दिन बाजार में घूमता है और अलग अलग सामान लेता है। फिर हुमैन हवेली मनसन का सीन दिखाया जाता है जहां एल्शा चलती हुई जा रही होती है और कहती है, कौन जानता था कि शॉपिंग इतनी थका देने वाली हो सकती है। मैं पूरी तरह चूर हो चुकी हूं। शायद इसलिए क्योंकि हर दिन एक नया तजुर्बा एक्सपीरियंस होता है, मगर कम से कम उन्होंने मेरे लिए एक अलग कमरा तैयार किया है, तो अब हमारे अपने अलग बेडरूम्स हैं। फिर एल्शा को सुबह का सीन याद आता है जहां आइसबर्ग ने उसे कहा था, रूल नंबर 2, शयन कक्ष बेडरूम्स। एल्शा और मेरे बेडरूम्स अलग होंगे। एल्शा को बछौन के साथ सोने की इजाजत है अगर वो चाहें तो। हालांकि एल्शा को हफ्ते में एक बार सांझा शेयर्ड बेडरूम में सोना होगा ताकि हम एक दूसरे को अपने कामों की रिपोर्ट दे सकें। प्रेजेंट में वापस आकर एल्शा गेट को खोलते हुए मन में सोचती है,
रिपोर्ट डे के बारे में सोचना काफी स्ट्रेसफुल है, पर अगले हफ्ते तक कम से कम आज तो मैं सुकून से आराम कर सकती हूँ। पर तभी कमरे के अंदर से एक आवाज आती है। सिस्टर आपने आने में काफी देर कर दी। एल्शा कहती है, हाँ कलिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कलिन बोलता है, मैं गेस्ट रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर तुमने इतनी देर लगा दी कि मैं बोर्डम की वजह से भटकता हुआ तुम्हारे कमरे में आ गया। एल्शा कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। पर कैलिन उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोलता है, तुम्हारी कपदोन की पसंद अभी भी पहले जैसी ही है, मगर यह वाली इतनी बुरी नहीं है। यह बोलते हुए वो एक ड्रेस को हाथ लगाने जा रहा होता है, पर एल्शा उस बीच में नहीं रोक देती है और कहती है, कलिन उन्हें हाथ मत लगाओ। एल्शा कहती हाय, क्योंकि ये सब मुझे हिज ग्रेस ने दिए हैं। जब आप घर पर होते हैं तो आप खुद पर काबू नहीं रख पाते। कलिन एल्शा की तरफ देखते हैं, पर अभी भी ठंडे लहजे टोन ऑस्मेन कहता है, वो सब तो ठीक है, पर आप तो इस हद तक चली गईं कि उस जगह कंट्री साइड पर मिलने आ गईं जिसे आप इतना नापसंद करने का दावा करती थी। अचानक ये दिल कैसे बदल गया? कलिन कहते हैं, मेरे लिए ये कितना दुखदायक है। क्या मुझे इसके अलावा किसी और वजह की जरूरत है कि मुझे अपनी प्यारी बहन की फिक्र हो रही है? मैंने सुना है कि आर्च ड्यूक ने आपको 1 महीने के लिए अकेला छोड़ दिया था। राजधानी कैपिटल में हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। एल्शा कहती है, वो सिर्फ कुछ गलतफहमी, मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ था। कलिन कहते हैं, मिस गलतफहमी? क्या कहा आपने? कलिन पीछा मुड़कर बोलता है, ओ सही, क्या आप अपनी मना एनहांसिंग पिल्स दवाएं ले रही हैं? एल्शा मन में सोचती है, मुझे बचपन से ही ये दवाएं लेने के लिए कहा गया था। एल्शा कहती है, शादी इसलिए तय की गई थी क्योंकि जाहिरा तौर पर मैं आर्च ड्यूक के लिए असाक्षम, अनफिट हूं। एल्शा बोलती है, हाँ मैं वो दवाइयां ले रही हूं, हालांकि मैंने अब तक उनका कोई खास असर महसूस नहीं किया है। कैलिन कहते हैं, सीरियसली, अपने होश ठिकाने लाओ। क्या तुम यहां भी एक बोझ, अल्बाट्रॉस बनने का इरादा रखती हो? तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें बाहर निकाल सकते हैं। एल्शा एक ठंडा चेहरा बनकर कहती है, क्या तुम इतनी दूर सिर्फ मुझ पर तंज, सार्केज्म कसने के लिए आए हो? कैलिन कहता है, बिल्कुल नहीं। एल्शा बोलती है, तो फिर किस लिए? कलिन बोलते हैं, देखो मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। एल्शा बोलती है, पैसा? क्या तुम उसके लिए पिताजी या अपनी माताजी से नहीं पूछ सकते? तभी कैलिन एक बॉक्स उठाकर एल्शा की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारी प्यारी छोटी बहन तुमसे एक एहसान, फेवर मांग रही है। तुम बस चुपचाप मुझे यह दे दो, मैं तुमसे पैसे नहीं उधार ले सकता। देखो मैं अब थोड़ी मुश्किल में हूं, मेरी मदद करो प्यारी बहन। हम परिवार हैं, है ना? कैलिन कहता है। एल्शा बोलती है, हम परिवार? कैलिन कहता है, हाँ एक परिवार। एल्शा मन ही मन बोलती है, एक वक्त था जब मैंने वाकई तुम्हारे परिवार का सदस्य मेंबर बनने की बहुत कोशिश की थी। इसके बावजूद तुम्हारे परिवार के लोग ही वो थे जिन्होंने मेरे साथ कभी परिवार जैसा बर्ताव नहीं किया। फिर हुमेनतीत फर्स्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां कलेन एक ड्रेस को पकड़कर बोलता है, वाओ ये बहुत सुंदर है, मैं इसे कल होने वाले बॉल डांस पार्टी में पहनूंगी। कलेन अपनी माँ की तरफ भगते हुए जाती है और कहती है कि ये मेरी माँ की है। तभी कालिन की माँ यूज देखती है और कहती है, नहीं ये डुक सोनबर्ग के घर की है। कालिन बोलती है, इसका मतलब मेरे लिए इसे पहनना बिल्कुल सही है। फिर वह दोनों वहां से जाने लगते हैं और कैलिन कहते हुए जाता है, हे मुझे जल्दी करनी होगी और एक नेकलेस चुनना होगा। माँ, क्या मैं एक नया नेकलेस खरीद सकता हूँ? कैलिन की माँ बोलती है, क्यों नहीं, मेरे बेटी के लिए कुछ भी चलेगा। मैं सुनिश्चित एंश्योर करूंगी कि तुम्हें सिर्फ सबसे बेहतरीन ही मिले। एल्शा अपने मन में कहती है, मैं उनकी एक लौती बेटी हूँ और मैं इस परिवार का हिस्सा तक नहीं हूँ। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और कलिन कहती है, चलो देखते हैं, फिलहाल 10 गोल्ड कॉइन्स काफी होने चाहिए। एल्शा कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली। कलीना बोलती है, क्या क्या आपके पास अपने नाम पर 10 गोल्ड कॉइन्स भी नहीं है? ठीक है, सिर्फ 5 ही दे दो, शायद फिलहाल उतने से ही काम चल जाए। ये बोलते हुए वो उस डिब्बे बॉक्स से ज्वेलरी उठाने लगती है। तभी एल्शा कहती है, उन्हें हाथ मत लगाओ। कलिन बोलता है, तो फिर इसे मेरे लिए पहले से ही चुन लो।
वो एक ज्वेलरी पर हाथ रखकर उसे मोड़ देता है और कहता है, चलो भी, जल्दी करो। यह देखकर एल्शा को गुस्सा आता है। कलिंग को झिदकने, रिब्यूक के अंदाज में एल्शा कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शायद सीधे शब्द तुम्हारे इस मोटे दिमाग में नहीं घुस रहे। ये घर आर्चड्यूक की मिल्कियत, प्रॉपर्टी है। उनकी पत्नी होने के नाते यह सब खास तौर पर मेरे लिए तैयार किया गया था। अगर तुमने मेरी चेतावनी, वार्निंग्स को इग्नोर करना जारी रखा तो मैं तुम्हारे इस बदतमीज व्यवहार, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को नजरअंदाज नहीं करूंगी। कलिन अपना चेहरा पकड़कर बोलता है, ओह, तो अब तुम खुद को एक रानी समझने लगी हो? मुझे मत हंसाओ, तुम तो बस एक बेकार कठपुतली, पपेट हो। एल्शा बोलती है, सच है, शायद मैं जादू, मैजिक का सही इस्तेमाल नहीं कर सकती और मुझ में सही ज्ञान और तजुर्बे, एक्सपीरियंस की भी कमी है। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों के मुकाबले इस घर के लोग मेरी इज्जत करते हैं और उन्होंने मुझे अपने 100 तेला बेटों की परवरिश की जिम्मेदारी भी दी है। फिर उसे आइसबर्ग का बताया हुआ रूल नंबर 1 याद आता है, जहां उसने कहा था कि प्रॉमिसी को बच्चों का गार्डियन और एजुकेटर अपॉइंट किया गया है। प्रॉमिसी को बच्चों और खुद का टेस्ट लेने की इजाज़त है, जैसा वो सही समझे, ताकि एजुकेशन की क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक रहे। अगर प्रॉमिसी या बच्चों में से कोई भी टेस्ट में फेल होता है या कोई गलत हरकत देखी जाती है तो प्रॉमिसी का एजुकेट करने का हक छीन लिया जाएगा। फिर एल्शना नीचे बैठती है और कहती है, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मुझे मेहनत करनी होगी और एक आर्च ड्यूक की पत्नी और 2 बच्चों की माँ की तरह बिहेव करना होगा। और वो नेकलेस उठाकर अपने हाथ में पहन लेती है। वो कहते हैं, मैं किसी ऐसे शख्स को पैसे उधार नहीं दे सकता जिसने आर्चड्यूक के घर की तौहीन की हो। ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। एल्शना उनका पीछा करती है और तभी एक बेल बजती है और एक सर्वेंट आकर बोलता है, एट योर सर्विस। एल्शना बोलती है, जो परेशानी हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन क्या आप मेहरबानी करके इनके बैग्स गेस्ट रूम में ले जाएंगे? कलीना बोलती है, सर्वेंट्स विंग? इस वक्त आपको कोई इन सराई नहीं मिलेगी, तो क्या आप बाहर कैंपिंग करना पसंद करेंगी? कलीना चिल्ला कर बोलती है, फाइन, द रूम इज़ फाइन। ये बोलकर वह वहाँ से चले जाते हैं। एल्शना अपने मन में सोचती है, फैमिली हूँ। वह नीचे बैठ जाती है और सोचती है, मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या इस घर ने मुझे सच में अपनी लेडी के रूप में कबूल किया है या नहीं। फिर वह विल्बर, ह्यू और आइसबर्ग को याद करती है और कहती है, मैं अपना पूरा जोर लगा देने के लिए तैयार हूँ। फिर वह सारे ज्वेलरी उस बॉक्स में रख देते हैं और कहते हैं, ठीक है, शायद मुझे हिज ग्रेस को इस हादसे के बारे में बता देना चाहिए। कलीना मखसूस स्पेसिफिकली मुझसे ही पैसे उधार लेने क्यों आई? यूज मेरी तरह कभी परेशान होने की जरूरत नहीं थी कि उसे सिर्फ मांगने की देर होती थी और उसे सब मिल जाता था। फिर वो बॉक्स को वापस टेबल पर रखकर बोलती हैं, क्या ये कुछ ऐसा है जो वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती? कहीं वो गैम्बलिंग के कर्ज में तो नहीं फंसी हुई? फिर दरवाजे पर नॉक होता है और एल्शा बोलती है, प्लीज अंदर आ जाइए, और वहां ह्यूग बाहर आता है।